हेलो। तो आज हम लोग आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि पीटी 365 इकोनॉमी का है, विजन आईएएस। ये इकोनॉमी करंट अफेयर्स के लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता है प्रीलिम्स के लिए, और बाकी जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में भी आप इसे एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल के तौर पे देख सकते हैं। इसे 2-3 बार रिविज़न तो करना बनता ही है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग एक एक करके उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि है हमारा फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी में आप लोग जानते हैं फिजिकल पॉलिसी क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पॉलिसी या इनिशिएटिव लिया जाता है वो सब फिजिकल पॉलिसी के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल बजट, टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और एनी फर्दर स्कीम, तो वो सब हमारा आ जाएगा फिजिकल पॉलिसी में। देन आफ्टर दैट सम सर्टेन इम्पॉर्टेंट इसमें कुछ पॉलिसी या की टर्म है वो पढ़ना है, तो वो उसमें जब हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक डील करेंगे तो उस टाइम देखेंगे। सेकेंड है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में उसी तरह आरबीआई के थ्रू जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं, चाहे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने को लेके या इकोनॉमी को या मनी सप्लाई को के डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करने के लिए, तो वो सब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। चाहे आरबीआई का जो भी फंक्शन है जिससे आरबीआई क्या है, बैंकर्स ऑफ द बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है, उसी तरह आरबीआई का जो भी फंक्शन है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, तो इस तरह वो मॉनेटरी पॉलिसी के आरबीआई के जितने भी वर्क एंड फंक्शन आएंगे वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आएंगे। तो वो हम लोग इस सेकेंड टॉपिक में देखेंगे। थर्ड है फाइनेंशियल सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग। तो इसमें जो भी फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी न्यू टेक्नोलॉजी पेमेंट सिस्टम का है, तो हम लोग वो पेमेंट सिस्टम और फाइनेंशियल इंक्लूजन और वैलिडेटेड नेटिंग, ये सब बॉन्ड्स, इन सब की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड उसके बाद जो सब इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो है एक्सटर्नल सेक्टर। तो एक्सटर्नल सेक्टर में हम देखते हैं इसमें इंडिया का अदर कंट्रीज़ के साथ क्या ट्रेड रिलेशन है, किस कंट्री को कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट है, कहाँ से इंपोर्ट है, उसके बाद बायलैटरल इन्वेस्टमेंट रिजीम क्या है, तो डब्ल्यूटीओ का क्या रोल है, ट्रेड में क्या रोल है, फार्म सब्सिडी का क्या इशू है, तो ये सब हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर वाले सेक्शन में देखते हैं। उसके बाद फोर्थ सेक्शन है अपना लेबर एंड इन्फोर्समेंट। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी 4 जो कोड ऑफ कंडक्ट आए हैं। 4 को मतलब पहले 100 से ज़्यादा लेबर लॉज इंडिया में थे, तो उसको कोडिफाइड करके लिए मेजरली 4 कोड में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट क्या था, कोड ऑन वेजेज, सेकेंड कोड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड फोर्थ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। तो इस तरह 4 कोड हैं। ये 4 कोड अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में वो पार्लियामेंट के थ्रू पास किया गया। तो इसे हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि चारों कोड के अंदर कौन कौन से लॉ को सब्ज्यूम किया गया और किस तरह से उसे कोडिफाइड किया गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में अभी 3 जो फार्म लॉ हैं जिसको लेके फार्मर्स ने अभी बहुत दिनों तक प्रोटेस्ट भी करा है, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर एंड ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, उसके बाद फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एक्ट, फिर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो इन सारे एक्ट्स को हम अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर मार्केट, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें भी हैं। उसके एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर मार्केट, ये सब हो गया। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में वही जितने भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अभी अनाउंस हुए हैं, या एमएसएमई सेक्टर या टेक्सटाइल सेक्टर, स्टील सेक्टर, सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या ईज ऑफ डूइंग के लिए जो भी गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट इस बार के लिए है पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। इसे इस बार अच्छे से कवर करके जाना है क्योंकि ये इससे इस बार 1 से 2 क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पता ही है रोडवेज, रेलवेज, पोर्ट्स एंड शिपिंग, लॉजिस्टिक सेक्टर, और गवर्नमेंट के द्वारा जो कोई नया स्कीम लॉन्च किया गया वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद क्या है, एनर्जी सेक्टर में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल दोनों आ जाएंगे, तो दोनों हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर कुछ की कॉन्सेप्ट, उसके बाद मिसलेनियस। इसमें इस बार का नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में किन के मिला है, किस सब्जेक्ट को लेके मिला है, तो वो हम लोग उसमें देखेंगे। तो आइए हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी जैसा कि मैंने बताया, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव या गवर्नमेंट पॉलिसी या गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स लेती है तो वो सब फिजिकल पॉलिसी के अंडर में आता है। तो इसमें सबसे
इसमें फर्स्ट टॉपिक में गवर्नमेंट डेट की बात की गई है। इस पर एक स्टेटस पेपर पब्लिश किया गया है जिसमें अभी गवर्नमेंट डेट में कितने इंटरनल डेट हैं, कितने एक्सटर्नल डेट हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। इसमें एक टर्म दिया गया है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट, तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, इससे गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर से मार्केट से पैसा बोरो करती है, तो उससे क्या होगा, तो प्राइवेट प्लेयर के लिए लोन लेना मुश्किल हो जाएगा या उनके लिए फ़ंड की कमी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, वो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास प्रॉपर फंड नहीं अवेलेबल रहेगा। तो इस तरह वो बहुत से प्राइवेट प्लेयर मार्केट से बाहर हो जाएंगे, तो उसी को क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को उससे उसका इम्पैक्ट, अदर इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंसरी प्रेशर, एक्सचेंज रेट रिस्क, हायर टैक्स इन फ्यूचर, तो ये सब देखने को मिलता है। उसके बाद फिर अभी इस ग्राफ में आप जैसा कि देख रहे हैं कि अभी रिसेंट ट्रेंड दिखाया गया है गवर्नमेंट डेट का, कि किस तरह पब्लिक डेट अभी जीडीपी परसेंटेज ऑफ जीडीपी किस तरह डिक्रीज का 41% से 40%। इंटरनल डेट 37.4% था, वो घट के 37.3 हो गया है। मार्केटेबल डेट, नॉन मार्केटेबल डेट, एक्सटर्नल डेट, अदर लाइबिलिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइबिलिटी, इसे एक बार आप बस देख सकते हैं। उसके बाद सेस और सरचार्ज की बात की गई है। ठीक है, सेस और सरचार्ज इसका क्या इम्पैक्ट है, उससे गवर्नमेंट और मतलब सेंटर और स्टेट के बीच क्या इम्पैक्ट होता है, तो उसके बारे में बताया गया है कि सेस और सरचार्ज के बीच अभी जैसे कि 14 फाइनेंस कमीशन ने 42% टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोला था, जो कि अभी 15 फाइनेंस कमीशन में 40.5 हो गया। तो इसमें कहा जा रहा है कि सेस और सरचार्ज की वजह से ये सेंट्रल टैक्स में ये और घटते जा रहा है, 36% से अभी 32% फाइनेंशियल ईयर 2020 में हो गया है। तो ये कंसर्न इसमें दिखाया गया है। और उसके बाद सेस और सरचार्ज में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, तो सरचार्ज का कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं लगाया जाता, वो जस्ट एक टैक्स ऑन टैक्स है। बट सेस क्या है, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है, जैसे स्वच्छता सेस हो गया, वो स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड या उनसे रिलेटेड ही कामों पे उसका फंड यूज किया जाएगा। एजुकेशन सेस है, तो वो एजुकेशन सेक्टर में ही वो स्पेंड किया जाएगा। तो सेस क्या है, एक स्पेसिफिक पर्पज से लगाया जाता है और उसी सेक्टर में जिस पर्पज से लगाया उसी सेक्टर में उसका यूज किया जा सकता है। जबकि सरचार्ज के साथ तो ऐसा नहीं है, सरचार्ज टैक्स ऑन टैक्स है, उसे किसी भी सेक्टर में लगाया जा सकता है। दोनों में कॉमन ये है कि दोनों टेम्प्रेरी नेचर के हैं, गवर्नमेंट कभी भी इसे फिर एबॉलिश कर सकती है। तो इसमें स्टेट का कंसर्न क्या है, स्टेट का कंसर्न ये है कि अगर सेंटर सेस और सरचार्ज को ज़्यादा टाइम के लिए यूज करती है तो उसे सेंटर और स्टेट के टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन में डिविजिबल पूल में उसे इंक्लूड करे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट बोरोइंग। इसमें फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट की बात की गई है, जो कि आपको पता है कोविड क्राइसिस के टाइम में अभी जो भी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की 3% था उसे बढ़ा के 5% कर दिया गया, क्योंकि अभी प्राइवेट क्राइसिस के सिचुएशन में प्राइवेट प्लेयर कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अभी जीडीपी बढ़ने के लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही। जैसा कि आपको मालूम होगा, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी इक्वल्स टू C+I प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक है, तो अभी कंजम्पशन तो घटा ही हुआ है, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट प्लेयर ज़्यादा कर नहीं रहे हैं, तो एक सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि जिसको बढ़ा के थोड़ा सा जीडीपी को हम लोग मेंटेन रख सकते हैं। तो इस तरह, और फिर एक्सपोर्ट तो अभी सिर्फ फार्मा से रिलेटेड चीज़ों का ही हो रहा है, बाकी चीज़ों का तो अभी नहीं हो रहा है। तो इस तरह वो है। फिर उसके बाद आते हैं, ये एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका कंपोजिशन और इसके ऑब्जेक्टिव की वजह से अभी क्राइसिस के टाइम में देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। तो उसके लिए ग्रुप फॉर्म किया गया है, डिफरेंट कैबिनेट सेक्रेटरी उसके चेयरपर्सन होंगे। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स लाइक ट्रेड एंड इंटरनेट ट्रेड या डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, रेवेन्यू, इकोनॉमिक अफेयर्स, इन सब के सेक्रेटरीज उसमें होंगे, और नीति आयोग के सीईओ होंगे, और कैबिनेट सेक्रेटरी उसके चेयरपर्सन होंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा कि इसका एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के चेयरपर्सन कौन होते हैं, उसका कंपोजिशन क्या होता है। अब आते हैं, बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पे। तो ऑब्जेक्टिव इसका मूल रूप से इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना है। तो उसमें उसके लिए अट्रैक्ट, फैसिलिटेट एंड इवोल्यूट
एंड द इन्वेस्टमेंट, ये तीनों और डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच सिनर्जी एस्टेब्लिश करना, इनका एक मेन मोटो वो भी है। तो इस तरह हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक रिकवरी, ये यूपीएससी में जनरली ये पब्लिकेशन के बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें दिया गया इकोनॉमिक आउटलुक, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है इकोनॉमिक आउटलुक किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पब्लिश किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन अब स्टेट बीसीएस और यूपीएससी और यहाँ तक कि एसएससी में भी आ जाते हैं। तो इकोनॉमिक आउटलुक OECD के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जीडीपी ग्रोथ एनएसए को द्वारा कितना दिखाया गया है, 4.2% फाइनेंशियल ईयर 1920 में, और जबकि 2021 में तो आप जानते ही हैं कि 9.6% इसका डिक्रीज करने का वो प्रेडिक्ट किया गया है। उसके बाद ग्रोथ पर कैपिटा इनकम 19 और 20 में 3.1% इंक्रीज हुआ है। फिजिकल डेफिसिट की जहाँ तक बात है तो वो भी बढ़ाई है, वो 4.5% हो गया है, जो कि टारगेट 4% का था। तो इस तरह हम देखते हैं कोविड की वजह से मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन पे थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। अब आते हैं हम लोग इस बार के लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट शेप ऑफ रिकवरी, क्योंकि आप लोग बराबर न्यूज़ चैनल में शेप ऑफ रिकवरी का कहीं ना कहीं मेंशन या न्यूज़ में आप लोग ज़रूर पढ़ते होंगे कि इंडियन इकोनॉमी का, बहुत से इकोनॉमिस्ट का मानना था इंडियन इकोनॉमी भी शेप रिकवरी से रिकवर कर रही है, कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना था कि वो के शेप रिकवरी से अपने आप को रिकवर कर रही है। तो उसमें कुछ लोगों का कहना था कि यू शेप रिकवरी से वो रिकवर कर रही है। तो इस तरह हम देखते हैं कि भी शेप रिकवरी है कि वो अचानक से कोई भी इकोनॉमी लॉस में जाती है किसी क्राइसिस की वजह से या किसी वजह से डिप्रेशन में या स्लो डाउन में जाती है, फिर अचानक से वो उसी स्पीड में बाउंस बैक करती है, तो वो भी शेप रिकवरी हो गया। और फिर यू शेप रिकवरी क्या है, वो भी शेप रिकवरी से स्लोअर है। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि भी शेप रिकवरी थोड़ा फास्टर है और यू शेप थोड़ा स्लो है। उसके आप इसमें भी देखते हैं कि भी में क्या स्टीप डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ। यू शेप में क्या है, बेल शेप का बनता है, यहाँ स्लो थोड़ा सा वो नीचे जब वो डिक्रीज होगा तो वहाँ कुछ दिन तक सस्टेन रहेगा, फिर उसके बाद उसी तरह इसमें एक और बात किया गया शोबूस, इसमें भी ये यू शेप से थोड़ा फास्टर होता है, भी शेप से स्लो होता है। उसी तरह जेड शेप रिकवरी है, तो इसमें भी कुछ सेक्टर में स्पेंडिंग की वजह से रिकवर कर जाते हैं, लेकिन कुछ सेक्टर प्री क्राइसिस लेवल पे भी बने रहते हैं। डब्ल्यू शेप रिकवरी क्या है कि इसमें जैसे क्राइसिस के टाइम में अभी क्या हुआ, अभी इंडिया में सेकेंड वेव आया हुआ, तो इसमें क्या था कि रेस्ट्रिक्शन कुछ सेक्टर्स में जल्दी लिफ्ट कर दिए गए, तो वो सेक्टर रिकवर कर गए, लेकिन फिर सेकेंड वेव आने की वजह से सब लॉकडाउन लगाना पड़ा, तो वो सारे सेक्टर फिर से बंद पड़ गए। तो इस तरह करके वो अभी डब्ल्यू शेप रिकवरी इसमें माना जाता है। तो एल शेप रिकवरी में बताया जाता है कि इसमें इकोनॉमी कभी भी फुल्ली रिकवर नहीं कर सकती है, मतलब एक बार लॉस हो गया तो वो परमानेंटली लॉस होता है, वो रिकवर फिर अपने प्रीवियस टाइम में नहीं आएगा। के शेप रिकवरी क्या होता है, इसमें जिस तरह इसके शेप से पता चलता है कि मतलब कुछ पोर्शन इसका रिकवर कर रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है अपवर्ड, कुछ डाउनवर्ड, कि मतलब इससे कुछ ना कुछ अभी इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इसे गवर्नमेंट सहायता की ज़रूरत है। जैसे अभी कुछ सेक्टर जैसे टेक्नोलॉजी या रिटेल सेक्टर या सॉफ्टवेयर सेक्टर या फार्मा ये सब रिकवर कर रहे हैं, तो इस तरह के इंडस्ट्री को अपवर्ड में जाएंगे, और कुछ सेक्टर जैसे सर्विस सेक्टर, हॉस्पिटलिटी सेक्टर, ट्रैवलिंग, एंटरटेनमेंट, ये सब अभी भी डाउनवर्ड है, तो ये सेक्टर अभी रिकवर नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत सी इकोनॉमी का मानना था कि इंडिया में कुछ सेक्टर वापस से रिकवर कर रहा है, बाकी सेक्टर अभी रिकवर नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये अभी इंडियन इकोनॉमी की शेप रिकवरी से गुजर रहा है। तो इस तरह हम लोगों ने कौन कौन सा शेप देखा, भी शेप, यू शेप, फिर जेड, उसके बाद डब्ल्यू, देन एल, देन के। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने डिफरेंट टाइप के शेप ऑफ रिकवरी को अच्छे से समझ लिया होगा, और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।